हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान व्याधि सीरीज में नेक्स्ट व्याधि, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्नायुगत वात के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने स्टार्ट किया था विद द वात व्याधि, जिसमें हम लोग ने वात व्याधि क्या होता है उसके कुछ चीजों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे स्नायुगत वात के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्नायुगत वात में कि स्नायुगत वात होता क्या है। तो बोला गया कि स्नायुगत प्रकोपित वात से स्तंभ, शूल, आक्षेपण, रुद्रशी, बहिरायाम, अभ्यंतरायाम, खल्ली और कुब्जता, सर्वांगवात तथा एकांगवात आदि रोग उत्पन्न होते हैं। मतलब कि स्नायुगत वात का अर्थ ही क्या है कि स्नायु में जब वात दोष आकर स्थान संचय करता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नायुगत वात कहते हैं। और स्नायुगत वात जब होता है या फिर स्नायु में जब वात प्रकोपित होकर स्थान संचय करता है तो उसके वजह से क्या क्या निर्माण करता है, स्तंभ करता है, शूल करता है, आक्षेपण करता है, रुद्रशी, बहिरायाम, अभ्यंतरायाम, खल्ली, कुब्जता, इस तरह के विविध प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। तो स्नायुगत में जितने भी रोग अकॉर्डिंग टू हमारे एनसीआईएम सिलेबस बोले गए हैं वो सारी चीजों के हम लोग बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्नायुगत वात में आक्षेपक रोग के बारे में। ठीक है, आक्षेपक का जब हम लोग मॉडर्न कोरिलेशन देखते हैं तो इसको हम लोग मॉडर्न में बोलते हैं कन्वर्जेंस। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस। ठीक है, तो मॉडर्न में जो आक्षेपक रोग है वो कन्वर्जन के नाम से जाना जाता है। वहीं पे जब हम लोग इसके आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें क्या बोला गया कि जब प्रकोपित वायु हाथ, पैर, सिरा, स्नायु, कंडरा को सुखाकर शरीर में बार बार आक्षेप मतलब कि कन्वर्जन्स को उत्पन्न करता है तो उसे हम लोग आक्षेपक कहते हैं। मतलब कि जब शरीर में क्या होता है कि प्रकोपित वायु, क्योंकि आक्षेपक रोग क्या है, एक तो वात व्याधि है, तो जब शरीर में प्रकोपित वायु कहाँ पे जाता है, हाथ, पैर, सिरा, स्नायु, कंडरा में जाता है, वहां के सभी धातुओं को सुखा के बार बार क्या करता है, आक्षेप उत्पन्न करता है, कन्वर्जन उत्पन्न करता है। तो उस व्याधि को हम लोग आक्षेपक रोग कहते हैं। बात करेंगे आक्षेपक रोग के भेद के बारे में। देखिए, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये वात व्याधि अगर टॉपिक पढ़ने जाए तो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा, इसलिए हम लोग जितना भी चीजें आपको अकॉर्डिंग टू द एनसीआईएम सिलेबस पढ़ने हैं उतनी ही चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन द होल वात व्याधि टॉपिक। ठीक है, अब भेद में क्या बोला गया है कि पित्त श्लेष्मान्वितो वायुरेव च केवलम। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि पित्त युक्त वातज आक्षेपक हो सकता है, कफ युक्त वातज आक्षेपक हो सकता है, केवल वातज आक्षेपक हो सकता है और अभिघातज आक्षेपक हो सकता है। तो चार प्रकार के आक्षेपक का यहाँ पे वर्णन मिलता है। एक तो जब पित्त, क्योंकि वात तो फिक्स रहेगा, लेकिन जब पित्त के साथ वात रहेगा तो उसको पित्तयुक्त वातज आक्षेपक कहते हैं। कफ के साथ वात रहेगा तो कफयुक्त वातज आक्षेपक, और सिर्फ वात है तो ऐसे कंडीशन में केवल वातज आक्षेपक। और अगर आघात की वजह से वहां पे आक्षेप हो रहा है, जैसे कि कोई ट्रॉमा हो गया है ब्रेन पे, सर पे कोई चोट लगी है जिसके वजह से कन्वर्जेंस आ रहा है, तो उसको बोलते हैं अभिघातज आक्षेपक। अब बात करते हैं हम लोग संप्राप्ति घटक के। ठीक है, संप्राप्ति घटक में कौन कौन से दोष से इन्वॉल्व है आक्षेपक रोग में, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले दोष की बात करें तो ये वात प्रधान व्याधि है, जिसमें भी व्यान वायु की यहाँ पे प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि व्यान वायु की जो हमारा रोग है उसमें क्या देखने को मिलते हैं, प्रधानता देखने को मिलती है। वहीं पे दूसरे की बात करें तो इसमें जैसा हम लोग ने देखा, धमनी, कंडरा, सीरा, रस, रक्त, इनका शोषण कर रहा है, इसको शोष कर रहा है, इसको सुखा रहा है, तो इनकी क्या होती है, पुष्टि होती है। अधिष्ठान में ये बेसिकली वातवह जो नाड़ियां है जिसको हम लोग धमनी कहते हैं, उसमें ये क्या हो रही है, अधिष्ठित हो रही है। स्रोतस की बात करो तो इसमें वातवह, संज्ञावह, रसवह, रक्तवह सभी स्रोतस इन्वॉल्व होते हैं। स्रोतो दृष्टि में संघ है, विमार गमन है। स्वभाव की बात करें तो ये चिरकारी भी हो सकता है और दारुण भी हो सकता है, और साध्य सत्यता में ये कृच्छ, साध्य या फिर याप्यवादी कही गई है। इसके बाद हम लोग आगे अगर बात करें इसके संप्राप्ति चक्र की, तो अभी तक हम लोग ने देख लिया आक्षेपक रोग क्या है, आक्षेपक रोग के प्रकार क्या है, उसकी संप्राप्ति क्या है। अब संप्राप्ति चक्र की बात करें तो मान के चलो हम लोग ने निदान का सेवन किया है। ठीक है, किसी भी चीज का जो आहार विहार बताए गए हैं या फिर जिससे वात बढ़ता है, जो कि वात व्याधि में जो हम लोग ने निदान पढ़े हैं वही सेम निदान यहाँ पे भी लागू होते हैं। तो निदान का जो है सेवन किया, जिसके कारण क्या होगा, वात प्रकोप होगा। इस वात प्रकोप के कारण जो हृदय, मस्तिष्क और संघ प्रदेश में ये बढ़ा हुआ वात क्या होगा, जाके स्थान संचय करेगा, और वातवाह्य धमनी द्वारा नाड़ी, वात केंद्र और वातवाह स्रोतों द्वारा ये क्या करेगा, आक्षेपक रोगों की उत्पत्ति करेगा। अब आक्षेपक में दो कंडीशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आक्षेपक रोग अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उसमें दो कंडीशन देखने को मिलती है। एक तो अगर अल्प संज्ञा नाश हो रहा है,
तो उसको हम लोग बोलते हैं अपतंत्रक, ठीक है। और अगर पूर्ण संज्ञा नाश हो रहा है तो उसको बोलते हैं अपतानक, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का। तो क्या बोला गया है कि स्नायुगत वात में जो आक्षेपक होता है वो किसकी वजह से होता है? वात व्याधि के वात बढ़ने के कारण वो वातवा नाड़ियों द्वारा पूरे शरीर में भ्रमण करके सुरिरा कंटा आदि को सुखा देता है, जिसके कारण आक्षेपक की उत्पत्ति होती है। अब इस आक्षेपक व्याधि को दो बार में डिवाइड किया गया कि अगर आक्षेपक हो रहा है, कन्वल्जन्स आ रहे हैं और सिर्फ अल्प संज्ञा नाश हो रहा है तो उसको बोल देंगे अपतंत्रक। वहीं पे अगर पूरे संज्ञा का नाश हो रहा है, पूरी तरह से व्यक्ति अपने होशो आवास में नहीं है, तो उसको बोल देंगे अपतानक। अब अपतानक बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपतानक पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन क्या बोला गया है अपतानक में कि बेसिकली बोला गया है कि इसमें 3 कंडीशन या 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले या आम या कफ से सभी वात व धमनी का आवरण या केवल वात का प्रकोप, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है कि जो आम है या फिर कफ है वो क्या कर रहा है, सभी वात व नाड़ियों में या धमनियों में क्या कर रहा है, आवरण कर रहा है, अवरोध कर रहा है, जिसके वजह से शरीर कैसा होता है, काष्ठवत स्तब्ध एवं सीधा हो जाता है, ठीक है। काष्ठवत मतलब कि दंड के समान हो जाता है शरीर, तो इसको बोलते हैं हम लोग दंड अपतानक, ठीक है। ये तीनों जो कंडीशन हम लोग बात कर रहे हैं, हर एक चीज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हमारा एनसीईआरटी सिलेबस है उसमें दंड अपतानक, फिर बहिरायाम, अभ्यंतर आयाम, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना, मतलब कम से कम आइडिया होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, अपतानक में पहला आता है दंड अपतानक, जिसमें शरीर काष्ठवत स्तब्ध एवं सीधा हो जाता है। दूसरा कंडीशन आता है कि प्रकुपित वायु का वातवह नाड़ी धमनी के स्थान पर स्थान संश्रय करने से यहाँ पे होता है धनुस्तंभ, जिसको हम लोग टेटनी कहते हैं। और तीसरा बोला गया है कि मर्म आश्रित व्रण के स्थान पर प्रकुपित वायु का स्थान संश्रय होना, ठीक है। जो मर्म आश्रित व्रण है उनके स्थान पे जाके प्रकुपित वायु स्थान संश्रय कर रही है, जिसके कारण पूरे शरीर में क्या हो रहा है, आक्षेप की उत्पत्ति हो रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं व्रणायाम, ठीक है। तो 3 कंडीशन हम लोग ने देखे। तो क्या क्या देख लिया, सबसे पहले कि हमारा आक्षेपक हो रहा है, आक्षेपक में अगर पूर्ण संज्ञानाश है तो उसको अपतानक बोल दिए, अगर अल्प संज्ञानाश है तो उसको अपतंत्रक। अब अपतानक में 3 कंडीशन देखा कि अगर ये क्या हो रहा है, आम की वजह से आवरण हो रहा है और शरीर दंडवत हो रहा है तो उसको दंड अपतानक कह दिया। सिर्फ वात व नाड़ियों के द्वारा क्या हो रहा है, स्थान संश्रय हो रहा है तो उसको धनुस्तंभ बोल दिया। और अगर पूरे शरीर में मर्म के जो मर्म आश्रित व्रण है वहां पे स्थान संश्रय होने की वजह से वायु का पूरे शरीर में आक्षेप हो रहा है तो उसको व्रणायाम कह दिया। अब इसके बाद आता है जो धनु स्तंभ हम लोग ने देखा, उसमें 2 कंडीशन आती है, ठीक है। धनु स्तंभ में 2 कंडीशन कौन कौन सी आती है कि जो प्रकोपित वायु है उसका शरीर के अग्र भाग के स्नायु प्रतान में स्थान संश्रय हो रहा है, ठीक है। धनु स्तंभ के कंडीशन में वायु सिर्फ है जो कि वात व नाड़ियों द्वारा क्या कर रही है, वहां पे धनु स्तंभ की उत्पत्ति कर रही है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो प्रकोपित वायु सिर्फ शरीर के अग्र भाग में आगे वाले हिस्से में स्नायु प्रतान में जाके स्थान संश्रय कर रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि शरीर सामने की ओर धनुष समान वक्र हो जाता है, मतलब कि व्यक्ति इस तरह से तो आगे की तरफ इस तरह से मुड़ जाता है, धनुष के समान वक्र हो जाता है। तो इसको बोलते हैं अभ्यंतर आयाम, जो कि असाध्य बताया गया है। वहीं पे दूसरा जो धनु स्तंभ के अंदर कंडीशन आता है, जिसमें क्या होता है कि प्रकोपित वायु शरीर के पश्च भाग में स्नायु प्रतान में स्थान संश्रय करता है, मतलब कि ये क्या करता है, पीछे वाले भाग में जाके स्थान संश्रय कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में शरीर पीछे की ओर धनुष के समान वक्र हो जाना, मतलब कि शरीर क्या होता है, पीछे की तरफ जब मुड़ जाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बाह्य आयाम कहते हैं, जो कि असाध्य है। तो आपको तीनों कंडीशन याद रहने चाहिए और तीनों नेमिंग भी याद रहना चाहिए कि अभ्यंतर आयाम क्या होता है, बाह्य आयाम क्या होता है और दंड अपतानक क्या होता है। अभ्यंतर आयाम में आगे की तरफ मुड़ जाता है शरीर धनुस्तंभ में, बाह्य आयाम में क्या होता है, पीछे की तरफ हो जाता है, दोनों असाध्य है। वहीं पे दंड अपतानक में क्या होता है, शरीर जो होता है काष्ठ के तरह, मतलब दंड के समान एकदम स्थिर हो जाता है, कड़क हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दंड अपतानक। अब लक्षण की बात कर लेते हैं तीनों दोषों के अनुसार। तो सबसे पहले अगर पित्त अनुबंधी आक्षेपक है तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, पित्त के अनुरूप लक्षण जैसे कि दाह, ज्वर, भ्रम, मूर्छा, प्रलाप, ये सभी लक्षण के साथ साथ वेग मध्यम प्रकृति का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, मतलब कि जब भी कन्वर्जेंस आएगा मध्यम प्रकृति का रहेगा, बहुत ज्यादा तेज या फिर बहुत कम नहीं रहेगा। वहीं पे वातजन्य आक्षेपक में तीव्र वेदना, कंप जैसे लक्षण आक्षेपक के साथ मिलता है और इसका वेग अल्प समय तक रहता है, ठीक है। अगर वातजन्य आक्षेपक है तो उसमें क्या होगा, वेग जो रहेगा आक्षेपक का वो अल्प समय तक रहेगा।
वहीं पे आघातजन्य आक्षेपक मर्म स्थानों में आघात से उत्पन्न होता है तथा इसका वेग अत्यल्प समय तक होता है। ठीक है, सबसे कम समय तक आघातजन्य आक्षेपक रहता है, तो हल्का समय तक रहेगा फिर खत्म हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी को सर पे चोट आती है तो फिट्स आते हैं, तो उसके कंडीशन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब दूसरा जो व्याधि आता है वही अपतानक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप आक्षेपक की बात कर रहे हो तो आक्षेपक में आपको ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है संप्राप्ति में। लेकिन जब अपतानक की बात कर रहे हो तो इसके नीचे पूरा यहाँ तक आपको अपतानक में क्या लिखना पड़ेगा, जो संप्राप्ति चक्र है वो लिखना पड़ेगा। तो अपतानक की जब हम लोग बात करते हैं तो अपतानक रोग निदान की बात करते हैं तो बोला गया कि इस रोग को आधुनिक में हम लोग किसके साथ, टेटनस के साथ इसको कंपेयर करते हैं, जिसका एक मुख्य कारण क्या है, संक्रमण है, जो कि हमारा टेटनी बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसके कारण रोगी में आक्षेप की उत्पत्ति तथा मांसपेशियों में तीव्र संकोच स्पाज्म होता है एवं स्तब्धता उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप शरीर बाहर की तरफ धनुष के समान मुड़ जाता है, नेत्र स्तब्ध हो जाते हैं और शरीर में तीव्र वेदना उत्पन्न होती है, जो कि हम लोग टेटनस के कंडीशन में देखते हैं। इसी को हम लोग धनुष स्तंभ या फिर अपतानक रोग भी कहते हैं। अब अपतानक के प्रकार की बात करें तो अपतानक के 3 प्रकार बोले गए हैं, जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ने हैं। दंडापतानक, अंतरायाम और बहिरायाम। इन तीनों के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अंतरायाम में क्या होता है, आगे की तरफ शरीर मुड़ जाता है, बहिरायाम में पीछे की तरफ मुड़ जाता है और दंडापतानक में शरीर कैसा होता है, काष्ठवत हो जाता है। तो संप्राप्ति में हम लोग ने पढ़ लिया है। इसके सामान्य लक्षण की बात कर लेते हैं कि अपतानक रोग में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बोला है दृष्टि शक्ति का नाश हो जाएगा, संज्ञा का नाश हो जाएगा, कंठ में कुंजन होगी, वेजिंग साउंड देखने को मिलेगी, स्वस्थ एवं मोह का पुनः पुनः होना, बार बार क्या होगा, फिट्स के अटैक्स आएंगे और साथ ही साथ बार बार रोगी का गिरना, बार बार रोगी कभी भी गिर जाता है, जब जब फिट्स आएंगे तो वो क्या होगा, गिर जाएगा। तो ये सारी कंडीशन या फिर लक्षण हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द अपतानक व्याधि। दंड अपतानक थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। तो क्या बोला गया है, कफान्वितो वृषम वायस्तव यति तिष्ठति सदंडवत स्तंभ यति क्रुच्छो दंड अपतानक। मतलब कि यह अपतानक का ही भेद है, जो कि हम लोग ने इसके संप्राप्ति चक्र में ही देखा। अब बोला गया कि कफ से संयुक्त होकर प्रकोपित वायु सभी धमनियों में स्थान संश्रय करके शरीर को दंड की तरह कठोर बना देता है। अब शरीर का दंड की तरह में कठोर होने के कारण इसे हम लोग दंड अपतानक कहते हैं। और ये विकार कैसा होता है, कष्ट साध्य होता है, जबकि अंतरायाम और बहिरायाम बेसिकली डायरेक्ट असाध्य होते हैं। वहीं पे दंड अपतानक कैसा होता है, कष्ट साध्य होते हैं, क्योंकि इसमें कफ और वात की चिकित्सा करके इसको सुलभ किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अंतरायाम बहिरायाम टोटली उपसर्गज व्याधि होने के कारण इसको ठीक किया नहीं जाता। तो ये हमें देखने को मिलता है स्नायुगतवाद में। पहले जो वीडियो है उसमें जो हमारा एनसीईआरटी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पहले 2 टॉपिक्स थे हम लोग ने उसके बारे में बात कर लिया, दैट इज द क्षेपक और अपतानक के बारे में। होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट रहता है इसके रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से बता सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो का फायदा मिल सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस व्याधि रिलेटेड इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जितने भी नए अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा।